तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल हकाई की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्रिलिन और 18 को आखिरकार डॉक्टर जेरो की लैब में क्या मिलता है। ड्रैगन बॉल हकाई की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है हकाई इंग्लिश ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि 18 क्रिलिन से बोलती है, क्रिलिन हमें किसी ऐसे शख्स को बुलाना चाहिए जो कि इस कंप्यूटर को खोल सके। क्रिलिन के चेहरे पे स्माइल आती है और वो बोलता है कि शायद मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ। कुछ समय बीतता है और हम देखते हैं कि क्रिलिन बुल्मा को वहाँ पर बुलाता है। क्रिलिन बोलता है, बुल्मा मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें परेशान किया। बुल्मा बोलती है, कोई बात नहीं क्रिलिन। बुल्मा अपनी बड़ाई करते हुए बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम लोग मेरे बिना कुछ भी नहीं कर पाओगे। बुल्मा इसके बाद सुपर कंप्यूटर की तरफ देखती है और सीरियस हो जाती है। वो बोलती है कि वैसे भी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हर कोई वैसे भी इस एन्क्रिप्शन को नहीं तोड़ सकता। तभी हम देखते हैं कि बुल्मा स्माइल करती है और बोलती है कि मैंने कर दिया। क्रिलिन खुश होता है कि अब वो सारे स्टडी मटेरियल को देख पाएगा। बुल्मा इसके बाद एक बटन दबाती है पर स्टडी मटेरियल खुलने के बजाय एक बेसमेंट खुल जाती है। इसके बाद क्रिलिन, 18 और बुल्मा बेसमेंट के अंदर जाते हैं और क्रिलिन को लगता है कि उसका अरमान मंदिर बनने का सपना पूरा होने वाला है। पर तभी वहाँ से धूल छटने लग जाती है और वहाँ पर उन्हें कुछ दिखने लग जाता है। वो देख के हैरान रह जाते हैं क्योंकि उनके सामने 3 एंड्रॉयड के कैप्सूल होते हैं जिन पर लिखा होता है 13, 14 और 15। ये देख के एंड्रॉयड 18 के पसीने छूट जाते हैं। वो बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो एंड्रॉयड 13, 14 और 15 है। क्रिलिन हैरान होकर बोलता है कि ये आखिर कौन है। एंड्रॉयड 18 कुछ सेकंड्स तक शांत रहती है और इसके बाद वो बोलती है, 16, 17, मुझे और 19 को बनाने से पहले डॉक्टर जेरो ने और भी एंड्रॉयड्स को बनाया था जिसे उन्होंने पूरी तरीके से फेलियर माना था। उन्हीं में से 3 एंड्रॉयड्स थे, 13, 14 और 15। मुझे लगा था कि डॉक्टर जेरो ने उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर दिया था, पर शायद मैं गलत थी। क्रिलिन हैरान होकर पूछता है कि पर इन एंड्रॉयड्स को फेलियर क्यों मान लिया गया था। 18 बोलती है कि डॉक्टर जेरो ने काफ़ी सारे एंड्रॉयड्स बनाए थे पर वो सभी मोस्टली 2 टाइप के होते थे। एक थे इन्फिनिट एनर्जी टाइप एंड्रॉयड्स और दूसरे थे एब्जॉर्प्शन टाइप एंड्रॉयड्स। इन दोनों ही टाइप के एंड्रॉयड्स में जिन एंड्रॉयड्स के पास इन्फिनिट एनर्जी थी वो ज़्यादा ताकतवर होते थे। डॉक्टर जेरो को भी इस टाइप के एंड्रॉयड्स का पोटेंशियल समझ आ गया था, इसीलिए उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स इन्हीं एंड्रॉयड्स को बनाने में लगा दिए। पर इस तरीके के एंड्रॉयड्स के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। ये दिक्कत थी कि इन एंड्रॉयड्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। डॉक्टर जेरो ने इन्फिनिट एनर्जी एंड्रॉयड्स के काफ़ी सारे मॉडल्स बनाए थे पर वो किसी को भी पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए। जल्दी उन्हें ये बात समझ आई कि जैसे जैसे वो एंड्रॉयड्स की ताकत को कम करते जा रहे हैं वैसे ही उन्हें कंट्रोल करना आसान होता जा रहा है। एंड्रॉयड्स की ताकत जितनी कम होती थी उतनी ही उनके मेंटल अनस्टेबल होने के चांसेस भी कम होते थे। पर इतना करने के बावजूद भी वो इन्फिनिट एनर्जी टाइप एंड्रॉयड्स को कभी भी पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए। मैं इन्फिनिट एनर्जी टाइप एंड्रॉयड्स में आखिरी मॉडल थी, इसीलिए मैं सभी एंड्रॉयड्स में सबसे ज़्यादा कमज़ोर भी हूँ। पर डॉक्टर जेरो फिर भी मुझे भी कंट्रोल नहीं कर पाए। इसीलिए मेरे बाद जब एंड्रॉयड 19 को बनाया गया तो वो एक एब्जॉर्प्शन टाइप एंड्रॉयड था जो कि हमारे मुकाबले एक बेकार और कमज़ोर टेक्नोलॉजी है, पर उसे कंट्रोल करना उतना ही ज़्यादा आसान है। क्रिलिन बोलता है, अच्छा, अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरी बीवी इतनी कमज़ोर क्यों है। जैसे जैसे डॉक्टर जेरो ने एंड्रॉयड्स को बनाया वैसे वैसे उनकी ताकत कम होती चली गई। 16 17 से ज़्यादा ताकतवर था और 17 तुम्हारे से ज़्यादा ताकतवर है और तुम 19 के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर थी। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात होनी चाहिए। हर एंड्रॉयड पिछले वाले से ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए, जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं। डॉक्टर जेरो भले ही एंड्रॉयड्स बना रहे थे पर उनकी फिलॉसफी बिल्कुल एप्पल की तरह थी, हर अगला मॉडल पिछले वाले से बेकार। अब मैं सब समझ गया हूँ। 18 गुस्से में बोलती है कि एंड्रॉयड 13, 14 और 15 बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, जैसे स्टीव जॉब्स के टाइम में एप्पल के फ़ोन होया करते थे। ये एंड्रॉयड्स एंड्रॉयड 16 के मुकाबले भी बहुत ताकतवर हैं पर वो हम सभी के मुकाबले बहुत ज़्यादा अनस्टेबल भी हैं। उस समय मुझे लगा था कि डॉक्टर जेरो ने उन सभी एंड्रॉयड्स को तबाह कर दिया है, पर पता नहीं क्यों वो अभी भी यहीं पर हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद बुल्मा बोलती है कि अब मैं सब कुछ समझ गई, इसी वजह से मैं हमेशा सैमसंग के फ़ोन खरीदती हूँ। बुल्मा बोलती है कि ये कोई आम कंप्यूटर नहीं है, इसके अंदर काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल है। ये एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि एंड्रॉयड्स को पूरा करने की कोशिश कर रही है। लगता है डॉक्टर जेरो ने इन कंप्यूटर्स को यही काम दिया था कि वो इन एंड्रॉयड्स के मेंटल इंस्टेबिलिटी के इशू पे काम करें, जिस बारे में तुम अभी बात कर रही थी। डॉक्टर जेरो के मरने के बाद इन कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं कर पाई, इसीलिए उनके इस काम को ख़त्म होने में कई साल लग सकते हैं। तभी बुल्मा को एक आइडिया आता है। वो बोलती है कि वैसे हम इन मशीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नए दुश्मनों के खिलाफ धरती की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। शायद हम कैप्सूल कॉर्पोरेशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम इन प्रोजेक्ट्स को इम्प्रूव कर सकें, जिससे हम इन एंड्रॉयड्स को और ज़्यादा ताकतवर बना पाएंगे और कम अनस्टेबल भी। तभी बुल्मा बोलती है कि पर दिक्कत ये है कि इन तरीके की मशीन्स को बनाना ये मेरी स्पेशलिटी नहीं है।
बुल्मा इसके बाद किलिन की तरफ देखती है और बोलती है, किलिन तुमने मुझे बताया था कि नई रेड रिबन आर्मी डॉक्टर जेरो के प्रोजेक्ट्स के पीछे थी, तो रेड रिबन आर्मी आखिर डॉक्टर जेरो के इन पुराने प्रोजेक्ट्स पे काम कैसे करने वाली थी। किलिन बोलता है कि मेरी प्यारी कमांडर अखरोट ने मुझे बताया था कि वो लोग एक आदमी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जो कि डॉक्टर जेरो का ग्रैंडसन हो सकता है। अगर फाइल में जो लिखा है वो माने तो ये शख्स अपने ग्रैंडफादर के मुकाबले भी ज्यादा समझदार है। बुल्मा हंसकर बोलती है, मेरी प्यारी मैं समझ गई। किलिन तुम तो रेड फ्लैग निकले, अब मैं समझ गई हूँ कि एंड्रॉइड 18 तुम्हारे साथ क्यों है। इसके बाद हम वेस्ट सिटी की लंबदंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता डिस्ट्रिक्ट की तरफ आते हैं, यानी कि वेस्ट सिटी के क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट की तरफ। हम देखते हैं कि एक शॉप के अंदर से एक शख्स बाहर निकलता है। ये शख्स कुछ खा रहा होता है और तभी उसे छींक आती है। ये होता है डॉक्टर जेरो का ग्रैंडसन। डॉक्टर हेडो आसमान की तरफ देखता है और बोलता है कि लगता है मुझे जुकाम होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर हेडो के पास एक कार आके रुकती है और वो अपने साइड में उस कार की तरफ देखने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि कार के अंदर बुल्मा होती है। बुल्मा बोलती है, हेलो डॉक्टर हेडो, कितना लोगे? मेरा मतलब हम बात कर सकते हैं। हेडो बुल्मा की तरफ देखता है और इसके बाद वो कार के अंदर बैठ जाता है। बुल्मा डॉक्टर हेडो को पूरी सिचुएशन नहीं बताती, फिर भी वो हेडो को समझाने में कामयाब हो जाती है कि सिचुएशन काफी ज्यादा अर्जेंट है। हेडो बोलता है कि मुझे समझ आ गया है कि क्या सिचुएशन है। मैं मानता हूँ कि तुम लोगों को देखना काफी अजीब है क्योंकि तुम लोग मेरे ग्रैंडफादर के दुश्मन थे और अब तुम लोग यहाँ पर मेरी मदद मांगने आए हो। बुल्मा बोलती है कि डॉक्टर जेरो एक बहुत ही बुरे आदमी थे जिन्हें रोकना बहुत ज्यादा जरूरी था। उस समय मुझे भी लगा था कि एक शख्स जो कि इतना ज्यादा समझदार था उसने इतनी बुरी चीजें क्यों करी, जबकि वो लोगों की भलाई के लिए काफी कुछ कर सकते थे। पर मुझे लगता है कि तुम उनका उल्टा कर सकते हो। तुम अपने ग्रैंडफादर की जगह वो अच्छे काम कर सकते हो जो कि तुम्हारे ग्रैंडफादर कर सकते थे। कहीं तुम्हारे ग्रैंडफादर के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तुम्हारे मन में हमारे लिए कोई गिला शिकवा तो नहीं है? डॉक्टर हेडो बोलता है कि सच बताऊं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे ग्रैंडफादर के साथ क्या हुआ था। उस समय मैं एक बच्चा था, मैं उन्हें सही तरीके से जानता भी नहीं था। बुल्मा चैन की सांस लेती है और बोलती है कि ये तो अच्छी बात है। हेडो बोलता है कि मैं बस यहाँ पर परोपकार करने के लिए नहीं हूँ, मुझे उसके लिए पैसा भी चाहिए और मुझे अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए आज़ादी भी चाहिए। बुल्मा बोलती है कि ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, तुम जो भी एंड्रॉयड बनाओगे हर एक एंड्रॉयड के लिए मैं तुम्हें 2 बिलियन दूंगी और साथ ही साथ एंड्रॉयड्स को इम्प्रूव करने के लिए भी, और साथ ही साथ तुम्हारे पास वो सभी रिसोर्सेज और इक्विपमेंट भी होंगे जो कि कैप्सूल कॉर्पोरेशन तुम्हें ऑफर कर सकता है। डॉक्टर हेडो बोलता है, बहुत बढ़िया। बुल्मा बोलती है, तो ठीक है, अपना सामान पैक कर लो और मेरे साथ चलो। बुल्मा की कार ऑलरेडी हेडो के घर तक पहुंच चुकी होती है। हेडो ये देख के हैरान होता है और बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं कहाँ रहता हूँ? बुल्मा बोलती है कि तुम कह सकते हो कि मैं एक स्टॉकर हूँ। बुल्मा पूछती है कि वैसे तुम इतनी सुनसान जगह पर क्यों रहते हो? हेडो बोलता है कि वैसे भी अब क्या फर्क पड़ता है। हेडो इसके बाद अपना सामान पैक कर लेता है और बुल्मा उसे डॉक्टर जेरो की सीक्रेट लेबोरेटरी की तरफ ले जाती है जहाँ पर वो अपना काम कर सके। बुल्मा हेडो को डॉक्टर जेरो को कंप्यूटर दिखाती है और पूछती है कि तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। हेडो बोलता है कि अभी तक मैंने जो भी देखा है उसके हिसाब से और मेरी महान इंटेलिजेंस के हिसाब से और कैप्सूल कॉर्पोरेशन मेरी जो भी मदद कर पाएगा उससे मैं अपने ग्रैंडफादर के प्रोजेक्ट्स को पूरा कर सकता हूँ और उन्हें काफ़ी इम्प्रूव भी कर सकता हूँ। बुल्मा बोलती है, मुझे पता था। हेडो बोलता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं अभी शुरू करना चाहूँगा। बुल्मा बोलती है, कोई भी दिक्कत नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि उससे पहले तुम किसी को मिलो। तभी हम देखते हैं कि रूम के अंदर कोई आता है और ये होती है एंड्रॉयड 21। हेडो इसे देख के हैरान रह जाता है और चौंक कर बोलता है, क्या तुम? इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।